नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। खबर अपने एमपी के देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य सेवाओं की। मध्य प्रदेश में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के बाद अब आयुष विभाग के भी स्वास्थ्य कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने की तैयारी है। अभी प्रदेश भर में करीब 1000 आयुष स्वास्थ्य कर्मी कोरोना ड्यूटी कर रहे हैं। इनकी मांग है कि सरकार उन्हें या तो संविदा पर रखे या फिर नियुक्त करे। पिछले 1 साल से आयुष स्वास्थ्य कर्मी कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं। चेतावनी देते हुए कहा कि मांगे पूरी ना होने पर 2 दिन में काम का बहिष्कार करेंगे। हड़ताल की तैयारी में है ये आयुष स्वास्थ्य कर्मी और इससे जाहिर तौर पर व्यवस्थाएं चरमरा जाएंगी। एमपी में एक तरीके से वेंटिलेटर पर स्वास्थ्य सेवाएं नजर आ रही हैं, क्योंकि आज हड़ताल का दूसरा दिन और ऐसे में आयुष स्वास्थ्य कर्मी भी हड़ताल पर जाने की तैयारी में हैं। हमारे साथ ये आयुष विभाग के बहुत सारे चिकित्सक हैं जो मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्या मांगे हैं और सरकार से ये क्या चाहते हैं। डॉक्टर संजीव यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाह रहे हैं कि पिछले 1 साल से यदि हम कार्य शासन प्रशासन का कर रहे हैं, हमें अस्थायी तौर से कार्य कराया जा रहा है और हम सरकार से सिर्फ 2 ही मांग रखना चाह रहे हैं। हमें जो है संविदा संविलियन कर दिया जाए और सामान्य कार्य सामान्य वेतन जो चाह रहा है पूरा जो है सिस्टम, तो उसमें जो है हम वो चाहते हैं कि वो मांग हमारी पूरी कर दी जाए। और हम जो है निरंतर कार्य सरकार का करना चाह रहे हैं। हमने सेवाएं की हैं, है ना, जनता की सेवा के लिए हमें रखा। अभी आप लोग कोविड में पूरे प्रदेश में कितने आयुष विभाग के कर्मचारी हैं जो कोविड ड्यूटी कर रहे हैं प्रदेश में? लगभग जो है 900 जो है कर्मचारी हैं जो कि निरंतर कार्य कर रहे हैं यहाँ पर। कितने घंटे सेवाएं आप दे रहे हैं? भोपाल के किस किस अस्पताल में आप लोगों की ड्यूटी लगाई गई है? मैं जो है गवर्नमेंट सिविल डिस्पेंसरी कोकता में अपॉइंटेड हूँ। इसी प्रकार से जो है सभी शासकीय CSC, PSC, सिविल डिस्पेंसरी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, रीजनल मेडिकल कॉलेज, फील्ड पे हर जगह जो है कार्य माने कर ही रहे हैं। आप लोगों की आगे की क्या योजना है? आगे की योजनाएं यही है कि हम लोग जो है निवेदन ही कर सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से हैं और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं कलेक्टर महोदय से, और यदि ये नहीं मानते हैं तो फिर हम आगे के लिए बाध्य होंगे, जो कि हमें आगे कार्य करना है कि हम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जो वहां तक जाएंगे। तो ये समस्याएं हैं स्वास्थ्य कर्मियों की। ये चाहते हैं कि इन्हें संविदा पर नियुक्ति दी जाए या फिर सरकार स्थायी करे। कॉन्ट्रैक्ट बेस पर अभी सरकार इनसे काम करवाती आ रही है। करीब 1 साल इसी तरह से काम करते हुए बीत चुके हैं। कोविड में लगातार ये आयुष विभाग के स्वास्थ्यकर्मी काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी मांगे अभी तक नहीं पूरी की गई हैं। इनकी चेतावनी है कि अगर सरकार जल्द से इनकी मांगे नहीं मांगती हैं तो ये भी अपना काम बंद कर देंगे। कैमरामैन अतुल जैन के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल। तो एमपी में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। प्रदेश के करीब 19,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर हैं, जिससे अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। संविदा कर्मचारी हाथ में शंख लेकर जिम्मेदारों को जगाने की बात कह रहे हैं। इनका साफ कहना है कि जब तक मांग नहीं मानी जाएगी प्रदर्शन जारी रहेगा। संविदा नीति 2018 लागू करने, नियमित कर्मचारियों के बराबर 90% वेतनमान देने की मांग को लेकर ये प्रदर्शन हो रहा है। MD मैडम से बात हुई तो कई जगह टीकाकरण नहीं हो रहे, एसएनसी खाले पड़े हुए हैं और पूरी तरह से ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा है, बच्चों की मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही, कोरोना के सैंपल नहीं हो पा रहे, पूरी तरह से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठप हो गई हैं। और कई नियमित कर्मचारी संगठनों ने आश्वासन दिया है, हमको सहमति पत्र भी दिया है कि यदि हमारी मांगे जल्दी नहीं मानी जाती तो वो भी हमारे साथ आने वाले। वहीं संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ ही साथ कोरोना अस्थायी कर्मियों ने भी आज से हड़ताल शुरू कर दिया है, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था प्रभावित हुई है। जेपी अस्पताल में कोरोना जांच की व्यवस्था चरमरा गई है। कोरोना जांच के लिए स्टाफ नहीं है और इस वजह से काउंटर्स बंद हैं। एक काउंटर पर काफी मुश्किल से काम चल रहा है। बताते चले कि कोरोना अस्थायी कर्मचारी संविदा पर नियुक्त करने की मांग कर रहे हैं। प्रदेश भर में 4500 से ज्यादा कोरोना अस्थायी कर्मचारी हैं। और संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल पर मंत्री विश्वास सारंग का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार संवेदनशील है, बातचीत से हल निकल सकता है। संकट के इस दौर में हड़ताल पर जाना उचित नहीं।
हमारी पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह हड़ताल ना की जाए और मैं सभी वर्गों को ये निवेदन करूंगा कि महामारी के इस कष्ट भरे समय में जहां समाज को सभी वर्गों की सेवा की जरूरत है, हम इस तरह की किसी भी हड़ताल पर ना जाएं। हमारी सरकार हर समय संवेदनशील सरकार है, संवाद स्थापित करने वाली सरकार है। बातचीत कर हर विषय को हम समाप्त कर सकते हैं। हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हम किसी भी तरह हड़ताल पर ना जाएं। वहीं मध्य प्रदेश में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने सरकार पर हमला बोला और अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को संविदा के तहत नौकरी देने की मांग की। ट्वीट करते हुए कमलनाथ ने मांग की है कि अस्थायी चिकित्सकीय स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ जिन्होंने कोरोना काल में वॉरियर्स की तरह काम किया, सरकार उनका संविदा संवर्ग में संविलियन करे। कमलनाथ ने ट्वीट में लिखा कि सरकार को कोरोना योद्धाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने राज्यपाल को पत्र लिखकर हड़ताल के मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। कुणाल चौधरी ने प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को बदहाल बताते हुए सरकार पर जिद्दी रवैया अपनाने का आरोप लगाया। कुणाल चौधरी का तर्क है कि संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के बाद अब कोरोना अस्थायी कर्मचारी के हड़ताल पर जाने से मरीजों की मुश्किलें बढ़ रही हैं और इसे देखते हुए राज्यपाल से मामले में हस्तक्षेप की मांग की गई है। कह रहा हूं, मैंने इसीलिए महामहिम को लिखा है कि कहीं भी सरकार के अंदर कोई सुध नहीं है। सरकार बिगर पैसे के मंत्री काम नहीं करता, बिगर पैसे लिए अधिकारी काम नहीं करते और सरकार के मुखिया सिर्फ मुंह चलाते हैं, इधर उधर के भाषण की बात करते हैं, जबकि जो मूल मुद्दा है उसकी इस समय सबसे पहले इस पे ध्यान दे। आग्रह सरकार से संवेदना के साथ सोचो और इन कर्मचारियों से भी आग्रह थोड़ा संवेदना के साथ निर्णय ले। मरीज को परेशानी किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए। वहीं कुणाल चौधरी ने राज्यपाल को पत्र लिखा है जिस पर स्वास्थ्य व्यवस्था गड़बड़ा गई है। बीजेपी नेता रजनीश अग्रवाल ने कहा है कि कांग्रेस आग में पेट्रोल डालने का काम कर रही है। ये संवेदनशील सरकार है। हमने पहले भी संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के हित में फैसले लिए हैं, आगे भी शिवराज सरकार फैसला लेगी। शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी सरकार ने संवेदना के साथ में लगातार विचार किया है और आने वाले समय में भी उनकी मांगों पर उचित विचार करते हुए समाधान करने का काम करेंगे। कांग्रेस केवल भड़काने का काम कर रही है, पेट्रोल में आग में पेट्रोल डालने का काम कर रही है। जरा बताएं कि इनके शासन के जो राज्य हैं वहां किस प्रकार का दुर्व्यवहार इन्हीं स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हो रहा है, वहां संविदा के स्वास्थ्य कर्मियों का क्या बुरा हाल है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। भोपाल में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के मामले में फरार चल रहे आरोपी आकाश दुबे ने सरेंडर कर दिया है। पुलिस ने आकाश दुबे पर 7,500 का इनाम रखा था। बताते चले कि आकाश जेजे अस्पताल का कर्मचारी है जिस पर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने का आरोप है। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार कर लिया था, जबकि आकाश फरार था। आकाश से पूछताछ में पुलिस को बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। भोपाल से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। ये अहम जानकारी, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का ये पूरा मामला है और 3 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं और अब ये उम्मीद है पुलिस को कि इस पूरे मामले में पूछताछ में कुछ अहम खुलासा हो। लगातार पुलिस पकड़ने की कोशिशों में जुटी हुई थी। हालांकि इतने दिन से वो कहां था और इतने दिन से क्या कोई व्यक्ति उसके संपर्क में था, इन तमाम चीजों को लेकर अब जांच आगे बढ़ रही है। तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी आकाश जुड़ गए। आकाश, एक बड़ी सफलता यहां पर हासिल हुई है, क्या अभी तक जानकारी निकलकर सामने आई इस पूरे मामले को लेकर? पूछताछ में क्या कुछ खुलासा? देखिए प्रिया, लंबे समय से आकाश दुबे जो जेके अस्पताल का कर्मचारी बताया जा रहा था वो फरार चल रहा था। पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। 7,500 रुपए का इनाम भी इस पर रखा गया था, लेकिन जिसे पुलिस ढूंढ रही थी वो खुद थाने पहुंचा और उसने सरेंडर किया। बाकायदा अपने वीडियो भी बनवाया है आकाश दुबे ने, जो तस्वीरें सामने आई हैं। अभी पूछताछ होना बाकी है। कोलार पुलिस लगातार इस मामले पर नजर बनाई हुई थी और कोलार पुलिस अभी आकाश दुबे से पूछताछ भी कर रही है।
इसमें कई सारे खुलासे होने की संभावना है कि ये काला खेल आरोपियों का रेमडेसिविर नकली से असली बनाने का, और इसके पहले भी जेके अस्पताल से जो मामले सामने आए थे उसको लेकर कई और अहम खुलासे हो सकते हैं कि कब से ये इनका काला खेल चल रहा था और अब तक कितने ऐसे इंजेक्शन खा पाए गए हैं। इसके अलावा कितने लोगों को इन्होंने मूर्ख बनाया है, जिन्हें इंजेक्शन बेची है, और कुछ अहम खुलासे की उम्मीद की जा रही है। बहुत धन्यवाद आकाश आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिस लगातार ढूंढ रही थी, लेकिन अब वो खुद यहाँ पर पहुंचा है सरेंडर करने के लिए। तमाम तरह के सवाल हैं, जवाब कब मिलता है वो देखना महत्वपूर्ण। इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कैबिनेट की बैठक ली, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। स्वास्थ्य विभाग के 25% पदों पर सीधी भर्ती करने और 75% पदों पर प्रमोशन करने का फैसला लिया गया। साथ ही साथ कोरोना नियंत्रण के लिए मंत्री परिषद के सदस्यों की 5 समितियां बनाने का भी सीएम ने फैसला लिया है। यह समितियां टीकाकरण, जागरूकता, अस्पताल प्रबंधन, ऑक्सीजन, अन्य आवश्यक सामग्री की व्यवस्था को लेकर काम करेगी। कैबिनेट बैठक में सीएम ने मंत्रियों को निर्देश दिया है कि वो अपने प्रभार के जिलों में क्राइसिस मैनेजमेंट से बात करें, उसके बाद रणनीति बनाएं कि हमें कैसे कर्फ्यू खोलना है। इसके अलावा सरकार प्रदेश के 50 ऐसे पर्यटन केंद्रों का चुनाव भी करेगी जो कि महिला सुरक्षा की दृष्टि से बेहतर होंगे। सीएम ने इस दौरान बताया कि कोविड अनुकंपा नियुक्ति लागू कर दी गई है और ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के खतरनाक होने की वजह से कोविशील्ड और कोवैक्सीन की कमी पड़ गई है। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन का काम प्रभावित न हो, इसके लिए शिवराज कैबिनेट ने स्वास्थ्य विभाग को वैक्सीन खरीदने के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करने के निर्देश दिए। बताते चले कि छत्तीसगढ़ समेत कई राज्य पहले ही वैक्सीन खरीदी के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करने का फैसला ले चुके हैं और अब इसी क्रम में एमपी सरकार ने भी वैक्सीन खरीदने के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करने का फैसला लिया। मध्य प्रदेश के गेहूं किसानों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की तारीख बढ़ाकर 28 मई कर दी है। ई उपार्जन पोर्टल पर पंजीकृत किसान अपना गेहूं 28 मई तक खरीदी केंद्रों पर बेच पाएंगे। इंदौर और उज्जैन संभाग को छोड़कर सभी संभागों के किसानों को फायदा मिलेगा। पिछले दिनों बारिश की वजह से सरकार ने खरीदी की तारीख बढ़ाने का फैसला लिया है। इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना कर्फ्यू हटाने की प्रक्रिया को लेकर जनता से सुझाव मांगा। लोग अनलॉक को लेकर अपना सुझाव mp.mygov.in पर 31 मई तक दे पाएंगे। बताते चले कि सीएम शिवराज ने कोरोना संक्रमण की दर कम होने पर सभी जिलों में 1 जून से अनलॉक करने के निर्देश दिए हैं। वहीं इंदौर में सीएम का पुतला फूंकने पर कांग्रेस नेताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है और इसके विरोध में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने डीआईजी को ज्ञापन सौंपा और आरोप लगाया कि बीजेपी कार्यकर्ता अलग अलग जगह पूर्व सीएम कमलनाथ का पुतला दहन कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। कांग्रेस के अनुसार कानून सभी के लिए समान होना चाहिए, लेकिन बीजेपी के दबाव में आकर पुलिस राजनीतिक मुकदमे दर्ज कर रही है। कांग्रेस ने चेतावनी भी दी कि आने वाले दिनों में एक तरफा कार्रवाई के विरोध में उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने कहा कि महामारी में कांग्रेस का हर विधायक अपने खर्च से जनता की सेवा कर रहा है, जबकि बीजेपी नेता केवल अधिकारियों के साथ बैठक कर चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। फांसी लगा दे, परंतु हमारा कार्यकर्ता पीछे नहीं हटेगा। आपने कल 1 मुकदमा लगाया, हम पे 10 मुकदमे लगाया, मुश्किल तैयार है, परंतु जो गलत हो रहा है उसके लिए हम करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने जो कल कमलनाथ जी साथ परसों करा वो गलत हुआ, तो उसके लिए हमने ज्ञापन दिया, परंतु उन्होंने कमलनाथ जी का पुतला जलाया। उसके 2 घंटे बाद हम सब लोगों ने मिलकर पुतला जलाया, तो हम पे केस होता है। उनमें जो 28 मंडल है उन पर एक भी मुकदमा नहीं होता। बंगाली चौराहे पर 100 लोग इकट्ठे जाते हैं, तो जो पुलिस को गुलाम बना रखा है, इस गुलामी के लिए पीछे हम आए ताकि आप गुलाम ना बने, और जो आपको संविधान में दिखाया गया आपको सबको एक समान कार्रवाई होना चाहिए।
वहीं बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीएम शिवराज को पत्र लिखा और आउटसोर्स कर्मचारियों को पूरा वेतन देने की मांग की। कमलनाथ ने पत्र में लिखा कि कलेक्ट्रेट के हिसाब से तय दर पर ही उन्हें वेतन मिले। बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें कलेक्ट्रेट के हिसाब से 485 रुपए प्रतिदिन मिलना चाहिए, लेकिन सिर्फ 289 रुपए प्रतिदिन मिल रहे हैं, जबकि कोरोना जैसे हालात में भी वो दिन रात काम में जुटे हुए हैं। कहना चाहते कि हमारी आपके माध्यम से ये मांग है कि है ना कलेक्टर के रेट के हिसाब से हमें पेमेंट दी जाए। अगर आपकी मांगे भी नहीं मानी जाती तो आगे क्या? तो हमारी अगर मांगे नहीं मानी जाती तो हम 8 दिन के अंदर फिर ब्लैकआउट या फिर काम बंद हड़ताल करेंगे। हम ऊर्जा मंत्री जी के पास भी गए थे। ऊर्जा मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा था कि 7 दिन के अंदर हम आपकी कोई भी जो समस्या है उसका हम निराकरण करेंगे। इंदौर की बात करते हैं, जहां पर पहली बार निजी अस्पताल में मरीज को DRDO की बनाई गई कोरोना रोधी दवा 2DG दी गई। इसका वीडियो अस्पताल के डॉक्टर ने जारी किया है। वीडियो में बताया गया कि दवा देने के बाद 1 घंटे के अंदर मरीज का ऑक्सीजन सैचुरेशन सुधर गया। पहले मरीज का सैचुरेशन 92 था और उसे 14 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन दी जा रही थी, लेकिन दवा लेने के 1 घंटे बाद ऑक्सीजन सैचुरेशन 94% आ गया और 10 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन दी गई। हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं संतोष गोयल शत नमन करना चाहती हूँ कि आज मुझे इतनी अच्छी दवा मिली कि मेरी तबीयत 1 घंटे में काफी सुधार पे आ गई है। इंदौर में अभी तक सब्जी और फल ठेलों को लगाने की अनुमति नहीं दी गई है। हालांकि हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए किराना, सब्जी, फल विक्रेताओं को व्यापार की अनुमति देने को कहा, लेकिन इंदौर प्रशासन ने अभी तक अनुमति नहीं दी है, जिससे सब्जी और फल विक्रेता बेहद परेशान हैं। इस पूरे मामले में कलेक्टर ने कहा कि उन्हें अभी तक कोई आदेश नहीं मिला, वो आदेश मिलने के बाद जरूरी फैसला लेंगे। वो जब आएगा तो उसको उस पर देख करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जो भी सम्मान है माननीय उच्च न्यायालय का वो प्रशासन उसके अधीन ही काम करता है। पर अभी तक किसी भी सब्जी विक्रेता को शहर में या किसी भी राशनिंग दुकान को कोई खुलने की अनुमति अभी तक जारी नहीं हुई है। राजधानी भोपाल में 73 नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। इसको लेकर कलेक्टर अविनाश लवानिया ने आदेश जारी किया है। कंटेनमेंट जोन में आवाजाही पूरी तरह से बैन रहेगा। यहां पर रहने वाले लोगों को भी होम क्वारंटीन में रहना होगा। अति आवश्यक सुविधाओं के लिए बाहर जाने की अनुमति रहेगी। बता दें कि बीते दिनों सीएम शिवराज ने कलेक्टर्स और तमाम अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की थी और इसमें उन्होंने अनलॉक के फॉर्मूले के साथ माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर फोकस करने का निर्देश दिया था। सीएम ने कहा था कि किसी एरिया को सील करने के बजाय छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन बनाए जाएं। एमपी सरकार 1 जून से अनलॉक करने की योजना बना रही है और इसे देखते हुए अलग अलग जिलों में कुछ राहत भी दी जा रही है। जबलपुर में भी प्रशासन ने कुछ राहत दी है, लेकिन यहां से लोगों के हुजूम की डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। राहत के वक्त कृषि उपज मंडी में सुबह करीब 4:30 बजे से करीब 6:30 बजे तक हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई। बड़ी बात यह रही कि इस दौरान कई लोग बिना मास्क पहने नजर आए। ऐसे में सवाल ये है कि अगर यहां से संक्रमण फैलता है तो ये किसकी गलती होगी? ग्वालियर में ब्लैक फंगस की बीमारी से ग्रसित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब तक ग्वालियर में ब्लैक फंगस के शिकार 40 मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 2 लोगों की मौत भी हुई है। मरीजों की बढ़ती संख्या स्थानीय प्रशासन के लिए चुनौती है, क्योंकि दवाइयों की आपूर्ति नहीं हो रही। हालांकि ग्वालियर CMHO का ये कहना है कि डिमांड भोपाल भेजी है। उम्मीद है कि जल्द ही दवाइयां मिल जाएंगी। इसके साथ ही जिस तरीके से ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, पोस्ट कोविड वार्ड में बेड की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। जयरोग्य अस्पताल के साथ ही साथ जिला अस्पताल मुरार में भी एक पोस्ट कोविड वार्ड तैयार किया गया है, जहां मरीजों को एडमिट किया जा रहा है। दरअसल ब्लैक फंगस इंजेक्शन की सप्लाई निजी नर्सिंग होम में नहीं है और इससे सभी मरीज सरकारी अस्पतालों में ही एडमिट हो रहे हैं। जो
कारण थे हम लोग उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इलाज तो कर रहे हैं क्योंकि ब्लैक फंगस और वाइट फंगस तो वैसे भी पहले से ही कॉमन था, कैंडिडा था हमारे, वैसे ही सब जगह कॉमन होता है। ब्लैक फंगस हमारे लिए थोड़ा सा तकलीफ दे था ज़्यादा, तो उसके लिए हम लोगों ने पूरी जो मेन रूट कारण है उसको हम लोग फोकस कर रहे हैं। और उसके साथ में जो पोस्ट कोविड वार्ड है उसकी भी तैयारी कर रहे हैं, उसको बनाएंगे। और जहाँ पर जो संभावित मरीज होगा उनको नियमित जाँच और उपचार करेंगे। प्रदेश में कम होते संक्रमण के बीच सरकार ने कई जिलों में अनलॉक करने की तैयारी कर ली है, लेकिन इन सब के बीच कुछ लोग हैं जो कि अभी भी मानने को तैयार नहीं है। तस्वीरें मंडला से है, जहां लोग बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं। अलग अलग कारणों से लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, जहां प्रशासन अनलॉक की तैयारी में है। उस बीच ऐसे लोगों की लापरवाही एक बार फिर से कोरोना को दावत दे सकती है। वहीं लोगों की ऐसी लापरवाही देखने के बाद कलेक्टर का कहना है कि भले ही कोरोना के मामलों में कमी आई हो, लेकिन लोगों की ऐसी लापरवाही देखने के बाद लगता है कि कर्फ्यू में अभी सख्ती की जरूरत है, जो कि जारी रहेगी। आप पता कर लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। लगा है मालूम? जी कोरोना क्या है ये मालूम? जी बीमारी है, महामारी। सर काम ही से निकला था, नहीं निकलता मैं। नहीं अस्पताल तक जा रहे हैं सर। के लिए अस्पताल जा रहे हैं? चेकअप करो। किसका चेकअप? सच में अस्पताल जा रहे हो कि घूमने निकले? नहीं, घूमने नहीं। अनावश्यक यहाँ वहाँ घूमने से हमें भी कार्रवाई करनी पड़ती है और एक बहुत ही ख़राब माहौल भी बनता है। तो अभी भी हम इन्फेक्शन से दूर नहीं हुए हैं। कई क्षेत्रों में हमारे पास में अभी भी इन्फेक्शन है और अभी सावधानी रखने की ज़रूरत है। सख्ती की ज़रूरत है। सख्ती की ज़रूरत है। आज भी मैंने रास्ते में देखा है, कुछ पॉइंट समझ में आ रहे हैं, विशेषकर जो हमारे पतले गलियाँ हैं उसमें मुझे मूवमेंट दिख रहा है। उसको लेकर भी अभी हम लोग संबंधितों को निर्देशित भी करते हैं।